Yes, further welcome in my YouTube channel The Atomic Atlas। आज मेटलर्जी की विषय में स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल या ऑकरेंस ऑफ मेटल कैसे होगा, एक एक करके बताने चल रहे हैं। एट फर्स्ट यू नो व्हाट इज ओर और व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, और क्या होते हैं, इन सब के विषय में जानकारी चाहिए। देखिए, मिनरल क्या है, जैसे अर्थ की खुदाई की गई, खुदाई होने के बाद में बहुत डीप में मेटल किसी कंबाइंड स्टेट में मिला या फ्री स्टेट में मिला, उसका नेम हो गया मिनरल। जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सभी कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। तो खुदाई होने के बाद में जो मटेरियल मिलते हैं उसका नाम हो गया मिनरल। अब इसके पहले थोड़ा सा बैक में आते हैं। नेम द मेटल हुइच प्रेजेंट इन वेरी हाई एक्सटेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मेटल कौन सी है? आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अकर्स इन वेरी हाई क्वांटिटी इन अर्थ क्रस्ट। और नॉन मेटल कौन है? नॉन मेटल इज ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेटल कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। और नॉन मेटल सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं मिनरल। व्हाट इज मिनरल, हाउ विल यू डिफाइन मिनरल। मिनरल को डिफाइन कैसे करते हैं और मिनरल क्या होते हैं, इसको देखिए। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज which are found deep in earth crust and obtained by mining। मैंने डिफाइन कैसे किया? मिनरल्स, हाँ मिनरल कह सकते हो। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज which are found deep in earth crust and obtained by mining। अब मिनरल कई रूप में होंगे। डिफरेंट मेटल के डिफरेंट मिनरल होते हैं। जैसे कुछ कार्बोनेट फार्म में पाया जाएगा, मेटल कार्बोनेट फार्म में, कुछ मेटल हाइलाइड फार्म में, कुछ मेटल सल्फाइड फार्म में, कुछ मेटल ऑक्साइड। तो कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड और क्या होगा? हाइलाइड। हाइलाइड मीन्स हाइड्रोजन के साथ जो जुड़े होंगे। ये चार टाइप के होते हैं। अब आपके 10th क्लास में जिस बेसिस से दिया गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम हाई करके और पढ़ाएंगे, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अब डिफरेंट मिनरल्स, एक्चुअली आप में जो एलिमेंट्स हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल्स, और दूसरा है मीडियम, और तीसरा है लीस्ट रिएक्टिव। 3 कैटेगरी में सबसे हाई में रखे गए हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दूसरे में मीडियम में एवरेज रिएक्टिव जो होते हैं, और तीसरे में लीस्ट रिएक्टिव या दोज मेटल्स व्हिच अकर इन फ्री स्टेट। जो मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनको रखा गया है लीस्ट रिएक्टिव कैटेगरी में। अब एक एक करके देखना। यहाँ पर ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड दिए गए हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल दीज आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स। और मीडियम में जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सब। और लीस्ट में सबसे लीस्ट रिएक्टिव इसमें रख दिया गया है एयू, ऑरियम, प्लेटिनम, सिल्वर या मरकरी, इन सबको रखा गया है। तो रियल में ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये मॉडरेट रिएक्टिव हो गए, एंड ऑल दीज आर वेरी रिएक्टिव। 3 कैटेगरी हुई। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान देना है, जो एलिमेंट बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं दे जनरली डज नॉट अकर्स इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में मिलती ही नहीं है, हमेशा कंबाइंड फार्म में। इनका एनालिसिस हमेशा ड्राई फार्म में इलेक्ट्रोलिसिस करके रिफाइनिंग किया जाएगा।
बड़े से टैंक में, जैसे सपोज ये सोडियम हुआ, आपको सोडियम निकालना है, तो हमने क्या किया, 50 क्विंटल नमक को कूट करके पाउडर करके किसी चैम्बर में भर दिया, उसमें हाई बिहेवियर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाई वोल्टेज करंट दिए। हाई वोल्टेज करंट देने के बाद में ये नमक NaCl ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद Na+Cl- में टूट जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे, और Cl- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड जाएगा, Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड जाएगा। जो क्लोरीन Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड गया वो Cl2 गैस बन के बाहर निकल गया, और सोडियम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जा करके न्यूट्रलाइज होकर के अपना मोटा लेयर बना लिया, मोटा सा बीम बन गया। उसको इजीली हम चाकू से काट करके अलग कर लिए। यही प्रोसेस होता है इन सभी ग्रुप फर्स्ट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं ड्राई फार्म में। कंडीशन है ड्राई फार्म होना चाहिए, NaCl ड्राई कंप्लीटली होना चाहिए, कंटेनर में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो सोडियम नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। पोटेशियम, मैग्नीशियम सब इसी मेथड से अलग किए जाते हैं। अब ये सभी मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, इन सब को किसी को कैल्सिनेशन करते हैं, किसी को रोस्टिंग करते हैं, इस सब प्रोसेस से अलग करते हैं। ये जो मेटल्स हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया या मरकरी हो गया, जनरली ये रिएक्शन किसी नहीं करते, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो जनरली इनका एनालिसिस करना कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन कर लेते हैं। अब हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चलते हैं मिनरल क्या हुआ और ओर क्या हुआ। तो मिनरल मैंने बता दिया था, मिनरल्स आर द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेज which are found deep in earth crust and obtained by mining। माइनिंग करके इनको निकालते हैं। जैसे कोयले की माइनिंग की जाती है, कोयला खदान में कोयले की माइनिंग इसी प्रोसेस किया जाता है। बहुत हाईवे ड्रिलिंग करके उसको ब्लास्ट कर देते हैं, मिट्टी ऊपर की उड़ जाती है, पहाड़ का लेयर हट गया, अंदर में कोयला मिला। इसी टाइप में इसको भी करते हैं। अब मिनरल हो गए, सपोज दैट मिनरल 3 कैटेगरी में पाया गया। मिनरल देखना, मिनरल में कार्बोनेट मान लेते हैं ZnCO3 कार्बोनेट फार्म हुआ, और जिंक सल्फाइड फार्म हो गया, या और कोई मिला, एल्युमिनियम मिल गया Al2O3। ठीक, तो ये हो गया कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड। सपोज है 3 टाइप के हमको मिनरल मिले। मैंने इन सबको एक कुंडल इकट्ठा कर लिया, 100 kg एंड आल्सो 100 kg। अब एनालिसिस करना शुरू कर दिए। एनालिसिस करने के बाद में मैंने देखा कि अगर 100 kg जिंक कार्बोनेट को एनालिसिस किए तो इसमें नियर अबाउट 98% हमको मिल गया जिंक, और यहाँ पर मात्र 10% हमको जिंक मिला। और एल्युमिनियम के एनालिसिस किए, सपोज दैट 98% या चलो 95% हमको मिल गया एल्युमिनियम। तो अब देखिए इसमें जब 100 किलोग्राम मिनरल को एनालिसिस किए तो 98 ग्राम हमको मेटल मिल गया और 2 किलोग्राम धूल मिट्टी मिला, जिसे गैंग कहते हैं। इम्प्योरिटी का नाम गैंग हो गया। धूल मिट्टी कीचड़ जो है वो गैंग कैटेगरी आ गए। जिंक सल्फाइड था, 1 कुंटल इकट्ठा किए थे खुदाई करने के बाद में। अब देख रहे हैं जब इसका एनालिसिस किया गया तो 90 किलोग्राम धूल मिट्टी मिला, मात्र 10 किलोग्राम क्या मिला, जिंक मेटल मिला। तीसरे केस में Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, ये और कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है। इसमें देख रहे हैं 95 किलोग्राम एल्युमिनियम मिल गया और रेस्ट 5 किलोग्राम धूल मिट्टी एंड इम्प्योरिटी मिल गया, गैंग कह सकते हो। तो इसमें ये पोर्शन क्या हो गया, और हो गया, और ये पोर्शन क्या हुआ, और हो गया, और ये और नहीं हुआ। अब हम और को डिफाइन करने चल रहे हैं। और क्या होते हैं, और आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली।
डिफाइन मैंने कैसे किया, ओर्स आर द मिनरल, ये सभी मिनरल में आ गए, ओर आर द मिनरल फ्रॉम व्हिच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली। मीन्स 98 किलोग्राम हमको इसमें जिंक मिला, 95 किलोग्राम एल्युमिनियम मिल गया, तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा हुआ, इम्प्योरिटी कम मिली, हमारा लॉस नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा है और आसानी से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और इसको मेहनत किए, मेहनत करने के बाद हमको मजदूरी भी नहीं आया तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो इससे हम और नहीं कहेंगे, ये दोनों केवल और हो गए। मीन्स और आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड इजीली। हम इस दोनों को और कह दिए, इससे आसानी से मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कुछ मेटल्स हैं, उनके और क्या क्या है उनका हम फार्मूला नोट कर देते हैं और नेम क्या क्या होगा ये भी बता देते हैं। जैसे कॉपर हो गया और जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं। एक वर्ड इसमें आप लोग छोड़ रहे होंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर, डेफिनेशन से क्लियर हो गया। अब एक और वर्ड इसमें दिया गया है, एक लाइन कुछ और दी गई है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। हमने 3 कंपोनेंट यहाँ पर लिया था इसके पहले, उसमें जो मिडल वाला कंपोनेंट था जिंक सल्फाइड, वो हमारा ओर नहीं है, मिनरल तो है। तो जितने ओर हैं वो सभी मिनरल से ही मिलते हैं, हम मिनरल से ही अलग कर लिए उसको। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, जिंक सल्फाइड उसमें ओर नहीं था, ये पूछा जाता कभी कभी। अब हम यहाँ पर कुछ नेम नोट करेंगे और उनके फार्मूला भी नोट कर देंगे। जैसे मरकरी, मरकरी किससे अलग किया जाता है, सिनाबार, HGS CINNABAR, मरकरी किससे अलग करते हैं, सिनाबार से, ये फार्मूला हुआ मरकरी का। और हो गया अगला स्टेप, कॉपर का और कौन कौन सा है, कॉपर, ध्यान दीजिएगा, कॉपर के जो मेन ओर है एक कॉपर पायराइट, इसका नेम क्या हुआ, कॉपर पायराइट, फार्मूला होगा CuFeS2, इसका नेम हुआ कॉपर पायराइट, ये कॉपर का मेन ओर है। और दूसरा है CuCO3.CuOH2, ये जो कंपोनेंट है इसका नाम होता है मैलेकाइट, CuCO3 या कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये भी कॉपर का और है, मैलेकाइट कह सकते हो या इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कह दो, बोथ आर राइट। और तीसरा होता है नंबर 3 में Cu2S, कॉपर सल्फाइड, प्रोनाउंसिएशन देखना, कॉपर सल्फाइड, इसका नेम होता है कॉपर ग्लांस, तीसरे का नेम कॉपर ग्लांस, GLANCE, कॉपर ग्लांस, ये कॉपर की ओर हो गए मेन। अगले स्टेप में हम आयरन का और बताने चल रहे हैं, कौन कौन से हैं। तो आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट एक्सेट्रा। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है Fe3O4। डॉट H2O भी होते हैं लेकिन वो इवापोरेट होकर निकल जाते हैं। तो हेमेटाइट हुआ, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट Fe2, इसका नेम क्या हुआ, आयरन पायराइट। हेमेटाइट, ये मैग्नेटाइट, ये आयरन पायराइट, 3 ओर्स हो गए किसके, आयरन के। अब एल्युमिनियम का और देखना, बॉक्साइट, Al2O3.X2O कर दो या 2H2O कर दो, इसका नेम क्या हुआ, बॉक्साइट। और क्रायोलाइट Na2Al(F6), इसका फार्मूला हुआ क्रायोलाइट, CRYOLITE, ये बॉक्साइट हुआ
किसका ओर है? एल्युमिनियम का। एक क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ओर है। और एक मेटल और लेते हैं, जिंक लास्ट में। जिंक का जिंक सल्फाइड या इसको कहा जाते हैं जिंक ब्लेंड, और दूसरा है ZnCO3, इसका नाम होता है कालामाइन, CALAMINE, कालामाइन, CALAMINE, कालामाइन। इसका नाम हुआ कालामाइन, इसका नाम जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड कहा दिया गया, BLEND, ब्लेंड। तो ये डिफरेंट ओर हो गए किसके? डिफरेंट मेटल के। आप में जनरली यही दिया गया है। कैन आई रब इट? यस, आई एम गोइंग टू रब इट। अब इसके बाद में हम चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कैसे कंसंट्रेशन करते हैं ओर का? मीन्स ओर हमारे पास है, उसमें धूल मिट्टी मिला हुआ है, उस धूल मिट्टी से उनको हम अलग कैसे करेंगे, इसको देखना। इसका नाम हुआ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स हुआ कि अधिकांश इम्प्योरिटी को उसमें से बाहर निकाल देना और नियर अबाउट प्योर फॉर्म में मेटल इकट्ठा हो जाए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हुआ। अब कंसंट्रेशन ओर में कई मेथड दिए गए हैं, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि NCERT में उतना डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ डिटेल थोड़ा समझा देते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल मेथड। या ग्रेविटेशनल सेपरेशन, जो भी कह दो। इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड वर्ड लिया गया है। तो ऐसे मेटल की ओर जिनका वेट ज़्यादा होता है, जनरली आयरन हो गया या ऐसा मेटल हो गया, इनका वेट ज़्यादा होता है, तो उसको क्या करते हैं? क्रशर में बड़े बड़े पहाड़ जैसे टुकड़ा उसका निकलता है, क्रशर, लोहे के क्रशर हो, तो उसके बीच उसको पीस देते हैं। ओर को क्या किए? पाउडर फॉर्म में उसको पीस डाले। पीसने के बाद में ग्रेविटेशनल मेथड में हम कर दिए, मीन्स एक ऐसे स्लोप बना होता है, इस स्लोप में हुक लगे होते हैं इस टाइप में, देखिएगा। यहाँ पर इस स्लोप पर ओर को पाउडर करके यहाँ रखा गया है, और यहाँ पर इस पर ऊपर से ओर को गिराते रहते हैं और यहाँ से पानी के धारा डालते हैं। तो पानी के साथ ओर पाउडर फॉर्म में और कीचड़, मिनरल, ये सभी चले आए यहाँ पर आने के बाद में मेटल मैक्सिमम नीचे बैठ गया और कीचड़, धूल मिट्टी और थोड़ा सा मेटल आगे बढ़ा। आगे आने के बाद फिर यहाँ पर मेटल आके नीचे बैठ गया, चूँकि मास ज़्यादा, वेट ज़्यादा उसका। फिर कीचड़ बाहर निकला, कीचड़ आया, थोड़ा बहुत जो मिनरल बचा यहाँ आके बैठ गया, फिर कीचड़ बाहर होकर के चला गया। तो ग्रेविटेशनल मेथड से हम यहाँ से पानी डालना बंद कर देंगे और यहाँ पर जो मेटल होगा, मैक्सिमम मेटल होंगे, इम्प्योरिटी का अमाउंट बहुत कम होगा। ये पहला मेथड हुआ कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन के दूसरे मेथड में हम लोग चलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये क्या हुआ? यहाँ देखना, ऐसे मेटल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उनको मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग करते हैं। इसको देख लो। नंबर 2, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये कैसे होगा? हमारे पास डबल व्हील है, एक व्हील ए हुआ और दूसरा व्हील ए हुआ। यहाँ पर एम फॉर मैग्नेटिक लगा हुआ है, यहाँ मोटर लगा हुआ है। अब इस पर बेल्ट लगे हुए हैं। बेल्ट मीन्स पट्टा, जो आटा चक्की पर आप जाते हो देखते हो बेल्ट लगा होता है। रियल में ये बेल्ट करीब 10-10 मीटर चौड़े होते हैं। अब यहाँ पर हॉपर लगा हुआ है, यहाँ पाउडर करके मिनरल को डालते हैं, ओर को डालते हैं, और धीरे धीरे इस पर गिरता जाएगा। जैसे आटा चक्की जाते हो ना, तो गेहूं को देखो धीरे से नीचे से हॉपर जो बना होता है, जिसमें गेहूं ढेर सारा डाल देता है, एक बोरा गेहूं, वहाँ पर नीचे थोड़ा सा खोल देगा तो धीरे धीरे करके एक स्पीड में गेहूं आएगा। ऐसा नहीं पूरा गेहूं एक साथ डाल दें, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और इसका मोशन इस डायरेक्शन में देखिएगा, यहाँ मोटर चल रहा है तो ये नाचेगा, रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। अब देखो
जैसे एक पेपर ले लो, सपोज दैट मैंने एक पेपर ले लिया, उस पेपर पर एक ब्लेड रख लो, लोहे की ब्लेड जो होती है उसको रख लो, और नीचे से अगर आप मैग्नेट, देखो मान लेते ब्लेड है लोहे का, नीचे से मैग्नेट लगा दी, मैग्नेट घुमाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रोटेट करेगा, घूमेगा। इसी टाइप में चूँकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से इस पेपर को क्रॉस करके बाहर आ रही हैं, वो अपना इफेक्ट डाल रही हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेल्ट को क्रॉस करके मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव लाइंस जो है ये बाहर निकलती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ओर होगा, ओर मीन्स मेटल, ये इस बेल्ट से चिपका रहेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। और धूल मिट्टी क्या होगा, ये आने के बाद क्योंकि मैग्नेटिक अट्रैक्शन है नहीं, तो धूल मिट्टी क्या हुआ, यहाँ आके स्टोर हो गया। और जब ये बेल्ट इससे दूर जाने लगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन खत्म हो गया मैग्नेट का, और प्योर मेटल यहाँ आकर के स्टोर हो गई। ध्यान से देखो, पाउडर फॉर्म में ओर को डाला गया, ओर को पाउडर फॉर्म में जब डाले तो यहाँ पर बेल्ट से हो करके और यहाँ आया, धूल मिट्टी मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होंगे, बेल्ट जैसे डाउन में आएगा तैसे फेंक उठेंगे बाहर। और जो मेटल है, आयरन है, मान लीजिए आयरन ही हुआ, ये चिपका रहेगा इस बेल्ट से, निकल हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम हुआ, ये चिपके रहेंगे। तो चिपकने के बाद में जब ये बेल्ट दूर जाएगी इस मैग्नेटिक फील्ड से, इस व्हील से, मैग्नेटिक व्हील से, तो क्या होंगे, ये मिनरल यहाँ चले आएंगे, इकट्ठा कर लिए जाएंगे। ठीक, ये हुआ मैग्नेटिक सेपरेशन। अब तीसरे केस में हम चल रहे हैं। तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इन सबको एक बार आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा ध्यान से, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है, देखो इसमें एक बहुत हैवी टैंक होगा। जैसे जिस रूम में आप लोग बैठते हैं पढ़ने के लिए, 50 बच्चों का, 48 बच्चों का सीट होता है, उसी टाइप में बड़ा सा रूम होगा। और रूम में 2 फैन लगे होते। फैन कैसे होंगे ये देखिए, जैसे रूम में फैन लगे होते उसका डंडा खूब बड़ा कर दीजिए, वहाँ फैन लगा उसका डंडा खूब बड़ा कर दो, लगभग नीचे आ जाए। जब स्विच ऑन करोगे तो नीचे रोटेट करना शुरू करेगा, धरती से 1-2 फीट ऊपर। इसी टाइप में यहाँ पर ब्लेड ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसे ब्लेड लगा हुआ है। मोटर यहाँ फिट है, मोटर क्या करेगा, चलाने के बाद इसको तेजी से चलाना, मिक्स करना शुरू करेगा। तो मैंने इस कंटेनर में पहले वाटर ले लिया, ध्यान से देखिएगा इसको, इस कंटेनर में वाटर ले लिए। वाटर के बाद में इसमें एनिलीन मिला देते हैं और पाइन ऑयल मिला देते हैं और सोडियम इथाइल जैंथेट, नेम हुआ इथाइल जैंथेट मैंने लिख दिया है, लेकिन रियल में सोडियम इथाइल जैंथेट होता है, उसको ले लिए। पाइन ऑयल ले लिए, एनिलीन ले लिए, इन सभी कंपोनेंट को ले लिए। पाउडर फॉर्म में ओर को मिक्स कर दिए, इसमें मिक्स करने के बाद इसको चला दिए, चलाने पूरा मिक्स हो जाएगा पाउडर फॉर्म में। इसके बाद क्या होगा, ये पाइन ऑयल इसमें फ्रोथ बनाएगा, झाग बनाएगा। तो पाइन ऑयल की खासियत है ये मिनरल के आयन को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, मीन्स अपने सतह पर ले लेगा, सरफेस पर ले लेगा। ये झाग ढेर सारे बन गए, ऐसे मान लेना ये झाग बन रहा है, और झाग एक्स्ट्रा होने के बाद में यहाँ क्या होगा, बाहर गिरता जाएगा, क्योंकि दीवार बहुत छोटी है यहाँ की। झाग बनेगा, ऊपर उठेगा, क्या होगा, और फ्लो करके बाहर आएगा, यहाँ स्टोर कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाइन ऑयल का रोल क्या है, ये मिनरल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर ले रहा है। एक क्वेश्चन और आप में पूछता है इसी से रिलेटेड कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में किस टाइप के ओर का एनालिसिस करते हैं। यू लिसन हियर, वी आर यूजिंग मेनली सल्फाइड ओर। किस टाइप का ओर, सल्फाइड ओर। तो यहाँ पर मैं सल्फाइड ओर का ही एनालिसिस कर सकता हूँ इस मेथड में। अब यहाँ देखो, फ्रोथ अलग होता गया। पाइन ऑयल का ओर क्या है, पाइन ऑयल
उसके ऊपर, किसके ऊपर, झाग के ऊपर पाइन आयल उस मिनरल को, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, जो भी हुए, इनको चिपका देगा। और जब फ्रोथ बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद यहाँ पर वो मिनरल और झाग ये दोनों साथ में चले आएंगे। इथाइल जैंथेट और एनिलीन ये सब क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, झाग को कुछ टाइम तक बनाए रखेंगे, इनका ये रोल है। अब देखिए, इसमें मिनरल इकट्ठा हो गया, झाग इकट्ठा हुआ, बाहर रख देंगे, धूप में सूख जाएगा। सूखने के बाद में पाउडर रूप में मिनरल हमारा इकट्ठा हो गया यहाँ पर। फिर क्या करना है, जब पाउडर रूप में मिनरल इकट्ठा हो गया तो उसको फिर पिघला करके मोटा सा बीम बना लेते हैं। मोटा सा जब बीम बना लेंगे तब क्या होगा, फिर उसका रिफाइन करते हैं। तो रिफाइन करने पर हमारा प्योर मेटल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 100% मेटल ओनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू आप पा सकते हैं, अदर मेथड से नहीं। जैसे कॉपर है, वायरिंग जितनी घर में की जाती है सब कॉपर की जाती है। तो या एल्युमिनियम हुआ, अगर 100% प्योर कॉपर नहीं रहेगा, इम्प्योर कॉपर रहेगा, तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए वायरिंग के लिए जो इसका कॉपर का वायर यूज करते हैं, इट शुड बी 100% प्योर। तो 100% किसी मेटल को प्योर पाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे। उसको हम अभी बाद में बताएंगे। और इसका प्रोसेस ज़रा समझा देते हैं आप लोगों को कैसे कैसे होगा। ये तो समझ में आ गया होगा मेटल का मैं एक्सट्रैक्शन कैसे किया। एनिलीन हुआ, पाइन आयल हुआ, एथाइल जैंथेट, सबका डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। इस वर्क को मैंने समझा दिया। अब आगे प्रोसेस में चलते हैं। ये हुआ जो पाउडर फॉर्म में हमारा मिनरल इकट्ठा हुआ था वो हो गया। इसको हीट करके मेल्ट कर लिए। मेल्ट करने के बाद खूब मोटा सा बीम बना लिए। बीम मीन्स खंभा जैसा बना लिए। अब फिर देखो इससे एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज़ मैं समझा देता हूँ कैसे कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मैं कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहा हूँ इस प्रोसेस को देख लो। हमने एक कंटेनर ले लिया, सपोज दैट एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में यहाँ तक वाटर ले लिए और इस कंटेनर में जिस मेटल का एनालिसिस करना होगा उस मेटल के साल्ट का एक को सोल्यूशन ले लो। सपोज दैट मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, तो वाटर में डालने पर Cu++ SO4- में टूट गए। यहाँ पर प्योर कॉपर की एक पतली सी रॉड है, ये क्या है, प्योर कॉपर। और इसको बैटरी के किस हिस्से से जोड़ दिए, निगेटिव पोल से। और यहाँ देखिएगा ये इम्प्योर कॉपर हुआ, इसको बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दो। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, रियल में सेल और बैटरी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। सिंबल दोनों का सेम है, लेकिन एक से ज़्यादा जब इस टाइप का एडजस्टमेंट होगा तो बैटरी हो जाएगा, सिंगल रहेगा सेल होगा। तो यहाँ पर सब मिला करके बैटरी आप मान लो, हाई वोल्टेज चाहिए। हमने हाई वोल्टेज से यहाँ अटैच कर दिया। ये पोर्शन प्लस चार्ज वाला जिसका नाम हुआ एनोड, और ये नेगेटिव चार्ज वाला हुआ जिसका नेम होता है कैथोड। अब ये इम्प्योर कॉपर का ये जो बीम है बहुत मोटा सा, ये इम्प्योर कॉपर है। कहाँ से पाए थे, ये फ्रोथ फ्लोटेशन भी मैंने दिखाया था, उसमें जो पाउडर फॉर्म इकट्ठा होता है मोटा सा बीम बना लिया उसको पिघला करके। तो ध्यान देना, आप ये पतला सा प्योर कॉपर हो गया, ये मोटा सा इम्प्योर कॉपर का बीम हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो क्या होगा,
इस सोल्यूशन में Cu प्लस आयन प्रेजेंट है, दे कैरी प्लस चार्ज, सल्फेट आयन प्रेजेंट है, दे कैरी माइनस चार्ज। इस इलेक्ट्रोड पर कौन चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, प्योर कॉपर पर निगेटिव चार्ज है। तो इसको अट्रैक्शन कौन करेगा? ये। तो कॉपर प्लस गया, देखिए यहाँ पर Cu प्लस प्लस यहाँ जा कर के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए, चूँकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए तो बन गए Cu सॉलिड। देखिएगा यहाँ एक्वस है, सॉल्यूशन में एक्वस है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिए, इस पर जाके डिस्चार्ज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, Cu सॉलिड में चेंज हुआ। इट मीन्स इस पर जाने के बाद एक कॉपर अपना लेयर यहाँ बना लिया, सॉल्यूशन में कॉपर आयन कम हो गए, तो क्या होगा? इस बीम से ये सल्फेट आयन कहेगा कि हमको प्लस चाहिए, तो इस बीम से कट करके कॉपर आयन फिर सॉल्यूशन में गए, फिर तुरंत ही खींच लिया अपने ऊपर, फिर मोटा सा हो गया। ये बेचारे क्या हुए? घटते चले गए, देखिएगा घटते चले गए, फिर यहाँ कम हो गया, यहाँ जाके जम गया, तो फिर सॉल्यूशन से खींचा जाएगा यहाँ। ये लगातार सल्फेट यहाँ से खींचता रहेगा और ये मोटी सी रॉड क्या होगी? धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी, देखिएगा। और लास्ट समय में क्या होगा? ये रॉड गायब हो जाएगी और एक कॉपर का एक मोटा सा इलेक्ट्रोड बन जाएगा। सॉल्यूशन में कॉपर का, जो प्योर कॉपर का पतला वायर था, मोटा सा बीम बन गया प्योर कॉपर का, और ये इम्प्योर कॉपर हुआ, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और लास्ट में क्या हुआ? कट करके समाप्त हो जाएगा। इसके नीचे कुछ इम्प्योरिटी बचेगी, क्योंकि ये एनोड है। एनोड के नीचे जो मड होगा उसका नाम होता है एनोड मड। मड मीन्स कीचड़। जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ नहीं जाएगी, नीचे इकट्ठा हो जाएगी। अब यहाँ माइंड लगाना होगा, जहाँ पर कॉपर का माइन होगा वहाँ पर कुछ अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये भी पाए जाते हैं कॉपर के साथ मिक्स होकर के। तो इस कीचड़ में जो एनोड मड है, एनोड मड में प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर इनका अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए इससे एनालिसिस बाद में कर लेते हैं। ये मोटा सा बीम तैयार हो गया, करंट पास करना बंद कर दिए, बंद करने के बाद में इसको निकाल लिए बाहर और फिर अपने इंडस्ट्री में यूज़ कर लिए। तो क्या हुआ? कॉपर प्लस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रोड से न्यूट्रलाइज हो गया सॉलिड में, ये हो गया प्योर कॉपर। तो इस मेथड से हम कॉपर का एनालिसिस कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है ये हम डिटेल बढ़ा देंगे आपको। तब तक के लिए थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।